जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इससे पहले वाले अध्याय में क्या पढ़ रहे थे बाबू? तो विद्युत चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इसमें हम आगे सीखने वाले थे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, उसका कैसे हम लोग जोड़ते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना बेटा। ध्यान से देखिए होता क्या है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ आप लोगों को। होता क्या है कि प्रतिरोध अलग अलग मान के होते हैं। जैसे मान लो 2-2 ओम के 3 हैं। जैसे मान लो हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, 1 2 और एक और हो गया, 3 प्रतिरोध हमारे पास है। ये भी 2 है, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? ओम। ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का है, ठीक है। अब किसी परिपथ में हम इसको जोड़ते हैं, ठीक है। ये जोड़ दिया, तीनों को जोड़ दिया, यहाँ प्लग लगा दिया, यहाँ बैटरी लगा दिया, ठीक है, प्लस माइनस। ये R1 R2 और ये R3, 3 प्रतिरोध जोड़ दिया। ये तीनों 2-2 ओम के हैं। तो ये तीनों 2-2 ओम के हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। मतलब इसका A और इसका B। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि R1 के A से टर्मिनल को जोड़ा जाता है, फिर इसके B वाले बिंदु से R2 का A और C वाले बिंदु से R3 का A जोड़ के ऐसे लाइन से तीनों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। इस केस में क्या होता है बेटा कि हमारे पास 3 प्रतिरोध लगाए गए, 1 2 3। कितना लंबा व्यवस्था किया गया। अगर इसके बदले में एक ही प्रतिरोध लगा दिया जाए, और ये कितने का है? 2 ओम 2 ओम 2 ओम, इसी को सिर्फ इकलौता 6 ओम लगा दिया जाए तो काम तो उतना ही होगा। 2-2 ओम के 3 जोड़ने से अच्छा है कि 6 ओम का 1 जोड़ा जाए। तो ये जो 2-2 ओम के 3 है ना, ये तीनों के बदले या उससे ज़्यादा भी है, 4 गो ओम है, 4 गो ऐसे 2-2 ओम के हैं, 5 गो हैं, 6 गो हैं, या फिर ये 2 ओम के हैं, ये 3 ओम का है, ये 4 ओम का है, तो 2 3 5 4 9 ओम। तो इसके बराबर ही हम एक 9 ओम का लगा दिए। इसी को बोलते हैं इसका जोड़ना, प्रतिरोधों का जोड़ना। प्रतिरोध आपको हम लोग मैंने बताया था बहुत पहले। प्रतिरोध होता क्या है बेटा, हर एक तार में एक प्रतिरोध होता ही है, धारा को बहने से रोकने के लिए। इसका काम है धारा को रोकना। कौन सी धारा? तो विद्युत धारा को रोकना। रोकने का मतलब है बेटा कि अगर ये नहीं रहेगा ना तो अनलिमिटेड करंट बहेगा। मतलब करंट को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए तार में एक मतलब स्वाभाविक रूप से प्रतिरोध होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके मान को कंट्रोल करने के लिए। और इसी को क्या से सूचित करते हैं? आर से सूचित किया जाता है बेटो, ठीक है। ये क्या करता है? धारा को कंट्रोल करता है। मतलब चालक का वह गुण जो अपने से प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। ओम के नियम से हमें पता चला कि V बराबर IR होता है। ये सब चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो R का मान यहाँ से निकल जाएगा V/I। यही क्या है बेटा? प्रतिरोध का व्यंजक है। यही प्रतिरोध का व्यंजक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ये सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है ना। क्या है, क्या लिखा है परिभाषा में? जैसे कि मैं ऊपर बता चुका हूँ कि जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों के बदले एक प्रतिरोध को परिपथ में जोड़ा जाता है तो उस प्रतिरोध को समतुल्य प्रतिरोध कहा जाता है। मतलब जो मैंने अभी बताया ना आप लोगों को कि लाइन से जो बहुत सारे प्रतिरोध थे लाइन से, ठीक है। इन सब के बदले में हम एक प्रतिरोध जोड़ रहे थे। तो जो एक प्रतिरोध है जो तीनों के बदले लगाया गया, उसको इसका समतुल्य बोलते हैं। समतुल्य को हिंदी में क्या बोलते हैं? समान मतलब मान में समान। समतुल्य मतलब तुलना की जाए तो सब क्या हो जाएंगे? एक समान हो जाएंगे, ठीक है ना बेटे। तो
यहाँ पे उसी को समतुल्य बोलते हैं, मतलब उसके समान जितना उसका मान है ना, 3 4 या 5 को मिलाकर जितना मान है ना, उतना ही इस अकेले का मान है, इसलिए उसको समतुल्य बोलते हैं। लेकिन समानता में समान, तुलना में समान। समतुल्य मतलब क्या होता है? तुलना, तुलना की जाए तो समान होगा। उसके बाद देखो क्या लिखा है परिभाषा में, और इस प्रकार की व्यवस्था को प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन कहा जाता है, और ये 2 प्रकार का होता है। अब देखो बेटा, यही व्यवस्था क्या बोलते हैं? प्रतिरोधों को संयोजन या प्रतिरोधों को सजाना। संयोजन, देखो संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है, संयोजन जो वर्ड है इसका मतलब होता है सजाना, ठीक है ना? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि संयोजन मतलब क्या होता है, सजाना होता है, ठीक है ना? तो कैसे सजाएंगे? 2 तरीके से, एक श्रेणी क्रम होता है और एक होता है आपका समांतर क्रम। 2 तरह से सजाया जाता है। मैं इस पर थोड़ा चर्चा करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा आगे। देखो बेटा, पहला होता है श्रेणी क्रम, ठीक है ना? श्रेणी क्रम का क्या है कि जैसे हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, एक है R1, एक है R2, एक है R3। तो इस तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, तो कैसे जोड़ेंगे? तो ध्यान दीजिए, देखो ये इसका पॉइंट है, पॉइंट मतलब दोनों छोर, जोड़ने वाला छोर। तो कैसे होगा? देखो R1 जो है कैसे जोड़ेंगे? पहले हम R1 को ले लेंगे, R1 को ले लिए, R1 का 2 छोर है, तो इसके एक छोर से हम परिपथ को जोड़ देंगे। जो हमारे पास परिपथ है ना, जिसमें बैटरी लगी है, उस परिपथ को एक छोर से जोड़ देंगे, ठीक है? जोड़ दिए। और जो इस R1 का जो दूसरा छोर है, जो R1 का ये दूसरा छोर है ना, इस छोर से हम दूसरे वाले प्रतिरोध का, जो मतलब R2 का जो प्रतिरोध है, उसके पहले वाले को जोड़ देंगे। तो मान लो यहाँ है, तो हम इसको जोड़ दिए, फिर निकला। और जो R2 का जो दूसरा छोर है ना, उसको तीसरे वाले प्रतिरोध के पहले छोर से जोड़ देंगे, और तीसरे वाले प्रतिरोध का जो अंतिम छोर बचेगा, जो अब हमारे पास कोई और नहीं बचा, तो इसको जो मेन सर्किट के लाइन से जोड़ देंगे। तो हमारा बचा R1, R2 और R3, लाइन से एक दूसरे से जोड़ देंगे। जैसे एक दूसरे से जोड़ते हैं ना, वैसे जोड़ देंगे। और पहले वाले का और अंतिम वाले का जो छोर होता है, वो मेन सर्किट्स में जुड़ जाता है, और यहाँ से बैटरी लगी होती है, और ये धारा बहेगी I, यहाँ से निकलेगा I। इस केस में क्या होता है कि जो धारा I है ना, सभी जगह पे बराबर होता है, लेकिन विभवांतर जब मापेंगे, इस छोर से इस छोर का, इस छोर से इस छोर का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर V1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक विभवांतर V2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक विभवांतर V3 हो जाएगा। मतलब विभवांतर तीनों में क्या होगा? अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग हो बेटा? कोई ज़रूरी नहीं कि R1 का मान 2 ही हो, R2 का मान 2 ही हो, R3 का मान 2 ही हो। इसका मान 3 4 5 हो सकता है, 1 2 3 हो सकता है, 8 9 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जितना ही इसके मान में फ़र्क आएगा ना, वो विभवांतर का मान भी बदलेगा, इसलिए विभवांतर का मान इसमें बदलता है। लेकिन सब में धारा I ही जाती है, धारा नहीं बदलता है, धारा एक ही जाता है सब में, इसलिए इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है, ठीक है ना? श्रेणी क्रम संयोजन ऐसे जोड़ा जाता है। अब आप लोगों को समझाना जरूरी है कि समांतर क्रम क्या है, उसे कैसे जोड़ते हैं। तो ध्यान से देखो, समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है वो भी बताता हूँ मैं आपको बढ़िया से, फिर मैं मेन पॉइंट पे जाऊँगा। देखो बेटा, समांतर क्रम संयोजन जो होता है, इसको आपके किताब में पार्श्व क्रम भी लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो अगर समांतर क्रम लिखता है ना, या पार्श्व क्रम लिखता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है ना? अब देखो, इसमें भी हमारे पास 3 प्रतिरोध है, एक हो गया R1, दूसरा हो गया R2, और तीसरा हो गया R3। 3 प्रतिरोध है हमारे पास, ठीक है? अब इसको हमको सजाना है, तो पहले हम कैसे करेंगे? समांतर क्रम संयोजन कैसे करेंगे? एक बना लेंगे हम परिपथ, उसमें बैटरी लगा देंगे, ठीक है ना?
एक परिपथ बनाएंगे, उसमें हम लगा देंगे बैटरी, एक लगा देंगे प्लग, एक लगा देंगे एमीटर, ठीक है ना, और जितने भी प्रतिरोध होंगे तीनों टर्मिनल निकाल देंगे हम उसके, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे जोड़ना है, ठीक है ना। इसका जो है विभवांतर नापेंगे, वी लगा देंगे, वोल्ट मीटर, ठीक है ना। अब ध्यान दो, तीनों प्रतिरोध को अलग एक ही साथ जोड़ेंगे एक दूसरे को ऊपर में। सबसे ऊपर जोड़ देंगे R1 को, उसके नीचे जोड़ देंगे R2 को, और उसके नीचे जोड़ देंगे R3 को। मतलब सबका एक पॉइंट एक साथ, सबका एक जो दो टर्मिनल है। देखो इसमें, इस फोटो में देखो, सभी प्रतिरोध के दो टर्मिनल हैं, दो टर्मिनल हैं, दो टर्मिनल है ना। तो इसके पहले वाला टर्मिनल जो है, मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये सी डी हो गया, और ये ई एफ हो गया। तो जो पहले वाला टर्मिनल है ना बेटा, उस सभी पहले वाले टर्मिनल को एक साथ ऐंठ देंगे, और सभी दूसरे वाले टर्मिनल को एक साथ ऐंठ देंगे। वही किया गया है ना, यहाँ पे पहले वाले को एक साथ, दूसरे वाले को एक साथ ऐंठ देंगे। अब यहाँ से धारा जाएगी तो तीनों में बट जाएगी। यहाँ पे धारा जा रही है आई जा रही है ना, लेकिन यहाँ से बढ़ जाएगी। अब यहाँ इसमें जो गई I1 हो गया, इसमें जो गई I2 हो गया, इसमें जो गई I3 हो गया, धारा बढ़ गई। और जब धारा बढ़ जाएगी तो विभवांतर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। विभवांतर का मान समान, और ये आपका बैटरी हो गया प्लस माइनस, ये धारा जा रही है। तो जब दोनों प्रतिरोधों के एक छोर को एक साथ और दूसरे छोर को दूसरे साथ अगर लपेट देते हैं तो होता है हमारा समानता क्रम से हो जाता है। अब थोड़ी सी मैं चीज़ समझा देता हूँ आप लोगों को। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में फ़ायदे क्या क्या है, और जो हमारा घर है वो किस में जोड़ा जाता है। ध्यान से देखो बेटो, जैसे मान लो ये हमारा घर है, और उसका जो है दो तरह का फ़ोटो है आप लोगों के सामने। ये देखिए, एक फ़ोटो इस तरह का है, ठीक है। ये हमारे घर का बिजली का तार है, ठीक है। और दूसरा वाला देखो नीचे में, फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। ये देखो बैटरी हो गया, एक कुंडी, ठीक है। ये धारा बह रही है, निकल रही है। फिगर 2, एक फिगर 2। अब देखो फिगर 2 से विचार करेंगे हम लोग, ठीक है बेटे। अब मान लो हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3, ठीक है, तीन प्रतिरोध हैं। इन तीनों में से कोई अगर एक खराब हो जाता है, मान लो R2 खराब हो गया, R2 काम नहीं कर रहा, ये धारा जो है यहाँ से निकलती है, ठीक है, R1 में घुसी, R2 के पास आई। लेकिन चूंकि ये लाइन खराब हो गया है, यहाँ खराब हो गया है, तो क्या होगा, यहाँ से आगे जाएगा नहीं जाएगा, तो पूरा का पूरा परिपथ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और लाइट का हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि यहाँ बीच में ही खराब हो गया। इसमें क्या होता है कि धारा जा रही है यहाँ से I1, यहाँ से I2 और यहाँ से I3, तीन तरह का धारा जा रहा है। अगर इस तीन प्रतिरोध है हमारे पास, R1, R2 और R3, ध्यान दीजिए बेटा। अब मान लो इसमें से R3 जो है हमारा प्रतिरोध वो खराब हो गया, तो क्या होगा, यहाँ से धारा निकलेगी R1 से होते हुए यहाँ पे पहुँच जाएगी, और पहुँच के यहाँ से निकल जाएगी। I2 में होते यहाँ से पहुँच के यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन I3 में आएगी और यहाँ पे रुक जाएगी, नहीं बहेगी। फिर भी बाकी दो से हमें धारा मिलेगी, मतलब परिपथ बंद नहीं रहेगा, परिपथ खुला रहेगा, मतलब चालू रहेगा। तो अब एक बात बताइए, आपके घर में कोई एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है, जैसे मान लो यहाँ पे प्रतिरोध हटा करके बल्ब ही लगा दिया जाए, एगो बल्ब, दूगो बल्ब और ये तीन गो बल्ब, ठीक है। और यहाँ पे भी प्रतिरोध हटा करके
बल्ब ही लगा दिया जाए, एगो, दूगो और ये 3 गो। अब ध्यान दीजिए कि अगर ये दूसरा वाला बल्ब फ्यूज हो जाता है, दूसरा वाला बल्ब फ्यूज हो जाता है तो धारा यहाँ आई, यहाँ भी पहुँची, यहाँ भी पहुँची, लेकिन इससे आगे नहीं जाएगी क्योंकि ये बल्ब क्या हो गया, फ्यूज हो गया। फ्यूज हो गया तो इससे आगे धारा नहीं बहेगी, तो ये बंद हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसमें से कोई बल्ब अगर फ्यूज हो जाता है, सपोज ये वाला बल्ब जो है फ्यूज हो गया, तो बाकी 2 से धारा इस तरफ जो है आ जाएगी। तो एक बात बताइए हमको, हमारे घर में लाइट अचानक तेज या कम हो जाता है तो कोई बल्ब फ्यूज हो जाता है, और जब बल्ब फ्यूज होता है तो पूरा घर का लाइट ख़त्म हो जाता है, पूरा घर का लाइट बंद नहीं ना होता। तो दोनों फिगर में जो दोनों फिगर है, एक है ये ऊपर वाला जो है समानांतर क्रम का, और नीचे वाला है श्रेणी क्रम का। तो जो हमारा घर है उसका एक बल्ब फ्यूज जाने पर पूरा लाइन कट जाता है? नहीं। कितना भी बल्ब फ्यूज हो, टीवी खराब हो जाए, कुछ भी खराब हो जाए, लेकिन फिर भी धारा क्या होता है, बहता रहता है। यानी हमारा जो घर है उसमें किस प्रकार का वायर जोड़ा जाता है, तो समानांतर क्रम का वायर जोड़ा जाता है। और क्यों जोड़ा जाता है बेटे? क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है कि एक बल्ब फ्यूज होने पे पूरा ख़राब हो जाएगा, लेकिन समानांतर क्रम में ऐसा नहीं होता, एक बल्ब फ्यूज हो या ना हो पूरा ख़राब नहीं होता है। ये फ़ायदा है श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में जोड़ने का, ठीक है ना। अब देखो, जो बत्ती आप दिवाली में बत्ती लगाते हो ना, छोटी छोटी बत्तियाँ होती है इस तरह की बत्तियाँ होती है, तो आपने देखा होगा उसमें एक बत्ती खराब हो जाएगा ना तो आगे का सब खराब हो जाएगा। क्योंकि अगर ये वाला बत्ती खराब हो गया, दिवाली में जो छत पर लटकाते हैं ना बत्ती, उसकी बात कर रहा हूँ। अगर ये वाला बत्ती खराब हो गया तो ये तीनों जलेगा, लेकिन इसके बाद वाला नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा बेटा? क्योंकि ये वाला क्या है, खराब है। और इसको निकाल के अगर डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया जाए तब जाके ये सारी बत्तियाँ जलेगी। लेकिन समानांतर क्रम में अगर बत्ती लगी हो अलग अलग, यहाँ पे, फिर नीचे से गई है यहाँ पे, तो उस केस में क्या होता है कि एक खराब भी हो जाएगा ना तो बाकी जलेगा। तो हम कोई पूछेगा कि हमारे घर में जो विद्युत होता है, विद्युत का जो परिपथ होता है, जो वायरिंग किया जाता है, वो किस प्रकार का किया जाता है? तो समानांतर क्रम में किया जाता है, समानांतर किया जाता है। और ये किस प्रकार का पता चलेगा? क्योंकि एक बल्ब के फ्यूज होने पे पूरा घर का लाइन नहीं कटता है। अगर ये श्रेणी क्रम में किया जाए तो एक बल्ब के फ्यूज होने पे पूरा घर का लाइन नहीं कट जाएगा, क्योंकि परिपथ आगे नहीं पूरा होगा। समझ में आया ना? तो देखिए अभी क्या है, हम पढ़ रहे हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में क्या कह रहा है बेटा? जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों के बदले एक समतुल्य प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है ना, इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं है। आइए हम लोग फोटो से सीखते हैं। फोटो में देखो बेटा, हमारे पास 3 प्रतिरोध है, एक है R1, एक है R2 और एक है R3। इसको कैसे जोड़ा गया है? पहले वाले के पॉइंट को मेन सर्किट से जोड़ दिया गया। अब पहले वाले का जो दूसरा पॉइंट है वो पहले वाले का दूसरा पॉइंट दूसरे वाले का पहला पॉइंट से जोड़ दिया गया। फिर दूसरे वाले का दूसरा पॉइंट तीसरे वाले के पहले पॉइंट से जोड़ दिया गया। मतलब तीनों को लाइन में जोड़ा गया। एक भी खराब हो जाएगा ना, सपोज R2 खराब हो गया तो उसके बाद में लाइट नहीं जाएगी। ठीक है ना। अब इसका क्या है बेटा? इसका क्या है, तीनों से आई धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन यहाँ क्या है ना कि तीनों का विभवांतर अलग अलग होगा। क्यों होगा बेटा? क्योंकि तीनों प्रतिरोध का मान अलग अलग हो सकता है। एक का V1 है, एक का V2 है और एक का V3 है, ऐसा माना जाता है। ये आपका परिपथ में क्या है? वोल्ट मीटर है। ये V मतलब वोल्ट मीटर, A मतलब A मीटर। ठीक है ना बेटा। तो इसमें दो परिपथ में कुछ नया चीज़ दिख नहीं रहा। यहाँ धारा I बह रही है, धारा I बाहर निकल रही है। एक K मतलब प्लग है। K मतलब क्या है? प्लग है। ठीक है ना। अगर इसके बीच में बिंदु रहेगा यानी धारा बह रही है, यदि खाली रहेगा यानी धारा नहीं बह रही है, ऑफ किया हुआ है। ये हमारा बैटरी हो गया। इसमें 3 सेल लगे हुए हैं, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। और सेलों के समूह को क्या कहते हैं बेटे? बैटरी कहते हैं। मैंने बहुत पहले बता रखा है। तो फोटो तो आपको समझ में आ गया। 3 प्रतिरोध लगाए गए,
R1 R2 और R3 जिसका धारा का मान तो समान है। तो कंडीशन क्या होता है हमारे सामने? तो बेटा कंडीशन हमारे सामने ये आता है, दो कंडीशन आता है। क्या आता है बेटा? धारा का मान समान रहता है और विभवांतर का मान अलग अलग होता है। ठीक है ना। इस प्रकार एस का मतलब है यहाँ पे, एस का मतलब है बेटा, एस मतलब होता है सीरीज, सीरीज, और सीरीज को अंग्रेजी में कहते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम मतलब भी सीरीज मतलब विभवांतर सीरीज में क्या होगा, तीनों को जोड़ देंगे, V1 V2 और V3। अगर हमारे पास R4 R5 होगा तो V3 V4 V5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, इस समीकरण में कोई भी अलग से काम नहीं किया गया है, बहुत इजी है। ओम के नियम में मैंने आपको पढ़ाया होगा कि V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर IR होता है ना, बहुत पहले से आपने पढ़ के रखा है कि V बराबर क्या होता है बेटा, V बराबर IR होता है। अब देखो V चूँकि हम कहाँ देख रहे हैं, विभवांतर, भी विभवांतर को हम कहाँ पे देख रहे हैं, तो हम इस सीरीज में देख रहे हैं, मतलब श्रेणी क्रम में देख रहे हैं, इसलिए नीचे लिखा है VS। जब VS हो जाएगा तो बगल में भी क्या हो जाएगा, I का मान तो सभी परिपथ में बराबर है, इसलिए IRS लिखा गया है। RS मतलब जब तीन प्रतिरोध के बदले एक समतुल्य प्रतिरोध रखेंगे तो उसे RS बोलते हैं। R1 R2 R3 के बदले हम एक प्रतिरोध रखेंगे, उसे क्या बोलते हैं बेटा, RS बोलते हैं। ये एस है, 5 मत पढ़ लेना इसको। ठीक है। उसके बाद V1 के लिए क्या होगा, V1 के लिए प्रतिरोध होगा, I का मान तो सब में समान है, IR1 होगा। V2 के लिए क्या होगा, IR2 हो जाएगा। V3 के लिए क्या होगा, IR3 हो जाएगा। इन सब का मान देखो, हमारे पास ए मान है ना, हमारे पास ए वाला मान है कि VS इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इसके जगह पे हम रख देंगे तो VS का वैल्यू क्या है, IRS, तो IRS लिख दिया। V1 का वैल्यू क्या है, IR1, तो IR1 लिख दिया। V2 का वैल्यू क्या है, IR2, तो IR2 लिख दिया। V3 का मान क्या है, IR3, तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए, IR3। अब देखो IRS को सेम टू सेम लिखेंगे, सब में I है ना, तो I को हम क्या लेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो I से हमारा I क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, RS। S मतलब बेटा सीरीज, S है, S मतलब होता है सीरीज, और इसमें क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यही जो है हमारा श्रेणी क्रम का व्यंजक है। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे हम 2 या 4 या 5 या 10 प्रतिरोधों को, तो हम इसका व्यंजक हमें क्या मिला, देखो हमें व्यंजक मिला RS का मतलब सीरीज, क्या मिला, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है ना। लेकिन इससे आगे अगर ऐसा नहीं कि R3 के बाद नहीं होगा, n पदों तक, मतलब R4 हो गया तो भी जोड़ देंगे, R5 हो गया तो भी जोड़ देंगे। मान लो हमें एक परिपथ बना दिया, ठीक है बेटे, हमें एक इस तरह का परिपथ बना दिया और यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया। ठीक है ना, यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया और लगाने के बाद एक प्लग लगा दिया, जो भी है, और इसका बोला 2 है 3 है 4 ओम है। अब कह रहा है कि हमारे पास एक परिपथ है जिसमें 3 प्रतिरोध लगे हैं, 2 ओम 3 ओम और 4 ओम। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या है बेटा, कि जब सीरीज RS का वैल्यू क्या होगा। तो दिखने से लग रहा है कि ये प्रतिरोध कैसे जोड़े हुए हैं, पहले ये देखना है कि प्रतिरोध जोड़ा कैसे गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो दिखने से लग रहा है कि ये प्रतिरोध कैसे जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या है, संयोजन का, श्रेणी क्रम के संयोजन का सूत्र है R1 जोड़ R2 जोड़ R3। तो R1 जोड़ 2 R2 3 R3 का मान 4, 2 3 5 4 9, तो RS का वैल्यू क्या होगा, 9 ओम। हो गया आंसर, बस इतना ही है, सबको जोड़ देना है। यही हो गया प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। हाँ, समांतर क्रम संयोजन जो है बाटा का जोड़ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसमें टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए श्रेणी क्रम संयोजन समझ गए आप। अब समांतर क्रम संयोजन देखिए बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि समांतर क्रम संयोजन को पार्श्व क्रम भी कहा जाता है। आपके किताब में पार्श्व क्रम ही लिखा हुआ है, तो अगर परीक्षा में पार्श्व क्रम पूछता है ना तो घबराना नहीं है,
उसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के बदले एक समतुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो यह प्रतिरोधों का संयोजन, तो ये प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है ना, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है ना बेटे। अब समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि मान लो हमारे पास 3 प्रतिरोध है, तो तीनों का एक छोर को एक साथ से बांध देंगे और दूसरे वाले छोर को दूसरे साथ से बांध देंगे और मेन सर्किट बोर्ड से जोड़ देंगे। यही है और कुछ नहीं है। देखो 3 प्रतिरोध है हमारे पास, ये धारा I है, यहाँ पे भी धारा I है, ठीक है ना। यहाँ पे धारा बढ़ जाती है I1, I2 और I3 में, और यहाँ पे भी धारा बढ़ जाती है, बढ़ के यहाँ जुट जाती है। यहाँ तीनों धारा बढ़ के क्या हो जाती है, I हो जाती है। तीनों जो I1, I2, I3 यहाँ पे जुटेगा तो I हो जाएगा ना, ठीक है ना, I हो जाएगा ना। अब इसमें देखो 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3, और ये वोल्ट मीटर है और ये एमीटर है। इसे धारा मापेंगे और इसे विभवांतर मापेंगे। ये प्लग हो गया, ये तो आपको मैं बता चुके हैं, ये प्लग हो गया। ये बैटरी का सेल हो गया, ये प्लग हो गया, ये सेल हो गया, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि बैटरी सेलों के समूह को क्या बोलते हैं, बैटरी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें कोई लुचा नहीं, इसका कंडीशन क्या है मैंने नहीं लिखवाया लगता है। इसका कंडीशन क्या है बेटा, इसका कंडीशन लिख लो आप, ठीक है। मेन कंडीशन ही है, कंडीशन के हिसाब से ही चलना है इसको, ठीक है। कंडीशंस, इस कंडीशन को आपको फोटो के बाद लिखना है। नंबर 1 क्या है, धारा का मान अलग अलग होता है, और दूसरा चीज क्या है, विभवांतर का मान समान रहता है। विभवांतर का मान क्या होता है बेटा, समान रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक मिला समीकरण, क्योंकि धारा का मान अलग अलग होता है, यानी तीनों प्रतिरोधों के लिए R1 के लिए I1 है, ठीक है, R2 के लिए I2 है और R3 के लिए I3 है। मतलब तीनों के लिए धारा का जो मान है अलग अलग है, ठीक है बेटे। तो IP, अब यहाँ पे P का मतलब होता है बेटा पैरेलल मतलब पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम, उसी को P लिखा जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, नॉर्मल रूप से अगर आपको मैं पढ़ाऊँ तो क्या होता है, V का वैल्यू ओम के नियम से क्या होता है, IR, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, V/R, ये होता है ना। ये तो पढ़ा चुके हैं ना हम आपको, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखिए उसी प्रकार क्या है, I = V/R है ना। तो यहाँ पे IP की बात हो रही है, मतलब पैरेलल में पार्श्व क्रम में I की बात होती है। तो V/में क्या हो, किसका मान है, RP का मतलब है कि 3 प्रतिरोधों के बदला में एक प्रतिरोध, वही क्या होता है, RP होता है, ठीक है ना बेटे। सेकंड चीज़ क्या है आपका I1, तो V/R1 हो जाएगा, क्योंकि I1 धारा जो है R1 में बह रही है। I2 V/R2, I3 V/R3, इस प्रकार तीनों हो जाएगा। ये सभी का मान जो है हम इस समीकरण में पुट कर देंगे, तो IP V/RP, V/R1, V/R2, V/R3 तीनों हो जाएंगे। अब देखो तीनों में V जो है ना कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे और इसके अंदर 1/R1 + 1/R2 1/R3 हो जाएगा। तो 1/RP = 1/R1 + 1 भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/RP = 1/R1 + 1/R2 1/R3, यही बचेगा ना बेटे। अब देखिए आपके पास यही जो है, यही समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक है। अब ध्यान दो, अब इसको कैसे बनाओगे, आपको परीक्षा में पूछ देगा कुछ इस तरह से सवाल। परीक्षा में आपको ऐसे सवाल नहीं देगा, आपको एक फ़ोटो बना देगा, ठीक है, आपके सामने एक फ़ोटो बना देगा।
ठीक है, 3 नहीं 2 ही प्रतिरोध दिया, मान लो 2 ही दिया, ठीक है, और एक सेल से जोड़ दिया, ये प्लग लगा दिया, सारी चीज़ें दे दी, और इसका मान दिया 4 ओम, इसका मान दिया 5 ओम। तो कहेगा कि इसका समतुल्य, कहेगा क्या कहेगा क्वेश्चन में, कहेगा कि इसका समतुल्य मान क्या होगा, इन दोनों प्रतिरोधों के बदले कौन सा प्रतिरोध लगाया जाए जिसका मान इन दोनों के मान के बराबर हो। तो हमारे तो दिखने से लग रहा है कि संयोजन किस प्रकार का है, समानांतर क्रम संयोजन है ना। अगर ये वाला ख़राब हो जाए तो यहाँ से यहाँ तक धारा पहुँचेगी ना, कहाँ से पहुँचेगी, नीचे वाले से पहुँच जाएगी। अगर नीचे वाला ख़राब हो जाए तो ऊपर वाले से पहुँच जाएगी। अगर दोनों खराब हो जाए तो उस केस में धारा नहीं बहेगी, लेकिन किसी एक के खराब होने से कुछ नहीं होगा। ठीक है बेटे, तो हमारे पास 2 प्रतिरोध है, एक है 4 ओम का, एक है 6 ओम का। हमारा सूत्र क्या कहता है, 1/RP बराबर जितना लगेगा उतना लिखना है, ठीक है ना, 1/R1, ठीक है ना। जितना प्रतिरोध की बात होगी, अगर 1 प्रतिरोध की बात होगी तो 1 लिखेंगे, 2 प्रतिरोध की बात होगी तो 2 लिखेंगे। तो हम यहाँ पे 2 ही लिखेंगे क्योंकि 2 ही प्रतिरोध है। तो 1/RP बराबर हो जाएगा 1/R1। R1 का मान क्या है 1/4, R2 का मान क्या है 5, तो हो जाएगा 1/5। बटा के जोड़ बना दो, बन जाएगा 5 का 20 + 5 + 4, ठीक है, क्या हो गया 9/20। तो 9/20 जो आया 1/RP का मान आया, यानी केवल RP का वैल्यू निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ये जो है ना 9/20 ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/9, क्योंकि यहाँ से 1 गायब कर देना तो 20/9 हो जाएगा, और यही इसका मान हो जाएगा। मतलब हम 4 और 5 के जगह पे, अगर मतलब इसका हो गया कि हम 4 और 5 की जगह पे 20/9 का प्रतिरोध लगाएंगे तो वैल्यू क्या होगा बराबर होगा। यही आपसे एग्जाम में पूछेगा और कोई खास नहीं पूछेगा। मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ बना के दूंगा, आपको उसका हल बनाना है, ठीक है ना। चैप्टर 2-4 दिन अभी और चलेगा, मैंने पूरा पढ़ा दिया, बट इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी भी सीखने हैं बेटे, तो मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने ऐसे ही 2 छोटे-छोटे उदाहरण दे दिए, ठीक है। अब देखो आपका अगला अध्याय है, मतलब अगला टॉपिक है आप लोगों का ये वाला, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ये होता क्या है पहले ये देख लेते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया भी है, थोड़ा बहुत जिक्र किया था मैंने इसका, ठीक है ना, सबसे पहले भी जिक्र किया था। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि जो पहली बार मैं पढ़ाया हूँ, ये पढ़ाया हुआ टॉपिक है। कोई भी तार रहेगा ना तो उस तार में प्रतिरोध होगा ही होगा, ठीक है ना बेटे। कोई भी तार रहेगा उससे धारा बहेगी तो उसमें एक प्रतिरोध उत्पन्न होगा ही होगा, उसका विभवांतर कुछ भी हो बट प्रतिरोध उत्पन्न होना ही है। तो कहने का मतलब है कि एक अवरोधक, एक रोड़ा धारा के मार्ग में बनेगा, धारा के मार्ग में एक रोड़ा बनेगा, रुकावट बनेगा। अब इसको मान लीजिए आगे आपका ये रोड है, ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकर है और ये गाड़ी जा रही है, ठीक है, कार है, ये जा रही है, ठीक है। तो कार जा रही है तो इसको पार करने के लिए कुछ ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, सीधा चलने की अपेक्षा कुछ ज़्यादा बल लगा के ही जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता है। तो इसमें इसकी एनर्जी क्या होती है, कुछ ज़्यादा खर्च होता है। उसी प्रकार यहाँ पे कुछ एनर्जी ज़्यादा खर्च होता है। तो आपने पढ़ा है ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा ना आपने, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये नियम तो आपने पक्का पढ़ा होगा। इस नियम में क्या है बेटे, इस नियम में यही है कि ऊर्जा का कभी भी विनाश नहीं होता है। ऊर्जा हमेशा एक रूप में खर्च हो करके दूसरे रूप में प्रकट हो जाती है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हमारे कौन सा ऊर्जा है, यहाँ पे हमारे पास है विद्युतीय ऊर्जा, ठीक है ना। तो विद्युतीय ऊर्जा यहाँ पे खर्च होती है और क्या बन जाती है, तापीय ऊर्जा। और सीधा सा बात है कि जब भी तापीय ऊर्जा कहीं पे प्रकट होगा तो चीज़ क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसलिए लोहा का, इसलिए क्या होता है, तार जो होता है, चालक तार, वो गर्म हो जाता है। समझ में आया ना।
अब ध्यान से देखो बेटे, आगे पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, जो भाषा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। भाषा में मैंने यही चीज़ क्लियर रूप से लिख दिया है। क्या लिखा है? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार का प्रतिरोध विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। ठीक है ना बेटा, क्योंकि उसका काम ही है रोकना, विद्युत प्रतिरोध का काम ही है रोकना। अगर वो नहीं रोकेगा तो धारा जो है ना बहुत अपने मनमर्जी से काम करने लगेगा, इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए एक रुकावट के रूप में विद्युत प्रतिरोध हर एक तार में, हर एक चालक तार में उपस्थित होता है। उसके बाद क्या है? उस रुकावट को पार करने के दौरान, ठीक है ना बेटे, विद्युत ऊर्जा की कुछ मात्रा खर्च हो जाती है। ठीक है ना, और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार कोई भी ऊर्जा कभी विनाश नहीं होता ऊर्जा का, वो एक रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे मान लो रासायनिक विद्युत बैटरी में क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा होता है, और वो किस में कन्वर्ट होता है? विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद सोलर सेल में देखे हो आप लोग, उसमें क्या होता है? सोलर सेल जो है वो क्या करता है? प्रकाशीय ऊर्जा को, सौर बैटरी जो होता है वो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, फिर बैटरी क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को फिर से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ऊर्जा हमेशा बदलता है, नष्ट नहीं होता। तो क्या लिखा है? कुछ मात्रा खर्च हो जाती है एवं वही ऊर्जा की मात्रा तापीय ऊर्जा में बदल जाती है, और फलतः मतलब उसके उपरांत चालक तार गर्म हो जाता है। यही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। ठीक है बेटे, ये भी ऐड कर लेना इसमें। अब देखो, इसको थोड़ा हम लोग वो करेंगे, मैथमेटिकल रूप में जाएंगे। एक तार बना दिया, तार का नाम रखा हमने ए बी। ठीक है ना, इससे आई धारा बह रही है, प्रतिरोध इसका आर है और इसका विभवांतर जो है भी है। दोनों सिरों यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो विभवांतर है वो भी है। यही चित्र इसको भाषा में भी लिखा है कि चित्र में एक चालक तार ए बी दिखलाया गया है, इससे आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर भी है और इसका प्रतिरोध क्या है? आर है। यही चीज़ जो मैंने फोटो में आपको बताया वही चीज़ यहाँ पर दर्शाया गया है। अब देखो आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि Q, मान लो कोई आवेश है Q, विद्युत धारा तभी बहेगी जब आवेश का प्रवाह होगा। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा तभी बहेगी जब आवेश का प्रवाह होगा। तो Q नाम का मान लो कोई आवेश है, Q नाम के कोई आवेश है उसको, तो क्या लिखा है परिभाषा में कि Q आवेश को A सिरे से B सिरे तक लाने में ले जाने में किया गया कार्य। तो मान लो ये जो हमारा तार है, यहाँ पे कोई आवेश है Q प्लस Q माइनस कोई आवेश है, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ ना कुछ तो कार्य होगा ना। तो उसी कार्य को हमने इसका व्यंजक बताया है। V बराबर क्या होता है? W/Q। तो W क्या है? कार्य है, Q क्या है? आवेश है। ये लिखना नहीं है, ये आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। और V क्या है बेटा? विभवांतर है। ये कौन सा क्या है वही मैं बताया हूँ। ठीक है ना, तो V बराबर क्या होगा? W बराबर क्या होगा? VQ हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। I बराबर, I मतलब धारा, ये सब बताया हुआ है पहले। Q मतलब क्या है? आवेश है। और T मतलब क्या है? समय है। ठीक है ना, ये समय है। तो I बराबर Q/T होता है। तो Q बराबर क्या होगा? I और T से गुना हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। और V बराबर आई आर हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। और तीनों को ले लेंगे हम लोग, तीनों को लेंगे। हमारे पास क्या है? W बराबर VQ पहले से है, V का वैल्यू रख देंगे उठा के तो आई आर हो जाएगा। और Q का वैल्यू रख देंगे, Q बराबर IT, आई में गुना हो जाएगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा, R और T रख दिए गए। तो W बराबर क्या बचा हमारे पास? W बराबर बचा I² RT। इसको समीकरण 4 मान लेंगे। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, बहुत ईजी है। नीचे भाषा में कुछ लिखा गया है कि इस प्रकार संपादित कार्य ही तापीय ऊर्जा में संचित रहता है। मतलब जो W है, W क्या है? कार्य है। जितना कार्य होता है ना उतना ही मात्रा में जो तापीय ऊर्जा होता है उसमें ऊर्जा होता है वो संचित रहता है। जितना कार्य हुआ उतना ही उत्पन्न होगा। मतलब जितना ऊर्जा
खर्च हुआ है उतना ही ऊर्जा प्रकट होगा। ठीक है ना, यही बात लिखा है यहाँ पे। फिर लिखा है क्या, जूल ने अपने प्रयोगों के आधार पर यह पाया कि, क्या पाया, तो W बराबर क्या होता है, JH। W बराबर क्या होता है बेटा, JH होता है। यहाँ पे J का जो वैल्यू है वो ऊष्मा का यांत्रिक ऊर्जा होता है। J मतलब क्या होता है बेटा, ऊष्मा का यांत्रिक ऊर्जा। SI यूनिट में J का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 1। ये I नहीं है, ये 1 है। ठीक है बेटे, ये I नहीं है बल्कि 1 है। ठीक है ना, 1 है। ठीक है, तो क्या होगा, जब J का मान 1 हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, J हट जाएगा, तो W बराबर क्या बचेगा, H। ये समीकरण 5 हो जाएगा। यानी W बराबर H बराबर I स्क्वायर आर टी, यानी H बराबर क्या होगा, I स्क्वायर आर टी। और यही जो है जूल का नियम है, और इसी को तापीय ऊर्जा का व्यंजक भी कहा जाता है। यही तापीय ऊर्जा का व्यंजक है। ठीक है ना, यही जूल का नियम भी है, यही जूल का नियम भी है। इस समीकरण के आधार पर इसे 3 नियमों में प्रतिपादित किया जाता है, और इसी समीकरण के आधार पर इसे 3 नियमों में बांट देते हैं। तीनों नियम ये है बेटा, ये जो है हमारे पास यही तीनों नियम है। तो आपको इस बात को ध्यान देना है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान देना है बेटा कि जो तीनों नियम है ना, तीनों नियम आए कैसे, तो ध्यान दो, इसको मैं बताता हूँ तीनों नियम कैसे है। देखो हमने क्या निकाला, H बराबर I स्क्वायर आर टी, यही हमारा जो है जूल का नियम है। ठीक है ना, इसका पहला नियम कैसे आया, हम सिर्फ एक पे विचार करेंगे। ठीक है ना, सिर्फ I स्क्वायर पे विचार करेंगे। तो अगर ये R और जो T है, R मतलब प्रतिरोध, T मतलब, यदि यहाँ पे लिखेंगे, यदि R तथा T बराबर क्या होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होगा, नियत। मतलब इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। इन दोनों का वैल्यू अगर चेंज नहीं होगा तो जो ये बराबर है ना, बराबर हट जाता है। और बराबर हटने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आता है प्रोपोर्शनल का चिन्ह, मतलब समानुपाती का चिन्ह, और ये होगा I स्क्वायर। यही पहला नियम हो जाएगा। तो पहला नियम कैसे लिखोगे, तो पहला नियम के लिए पहले आपको ये व्यंजक बना लेना है, ये वाला जितना मैंने बनाया है इतना, और उसके बाद आप भाषा में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि यदि R तथा T का मान नियत हो तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे, तो उत्पन्न विद्युतीय ऊष्मा या तापीय ऊर्जा, उत्पन्न तापीय ऊर्जा धारा के वर्ग का समानुपाती होता है। ये नियम होगा। आप जैसे मैं बोला हूँ, इसे भाषा में आपको लिखना है। दूसरा नियम क्या है बेटा, दूसरा नियम क्या है कि हम इसी पे विचार करेंगे, इसी वाले समीकरण पे हम विचार करेंगे। ठीक है ना, तो ये समीकरण क्या है, I स्क्वायर आर टी, इसी वाले समीकरण पे विचार कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, अब इस बार देखो, हम मान लेते हैं कि I जो है एक कांस्टेंट है और T बराबर जो है एक कांस्टेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, यदि I तथा T नियत हो तो इस केस में क्या होगा, H जब 2 नियत हो जाता है ना, तो ये समानुपाती हो जाएगा किसी तीसरे से जो बचा है, यानी H समानुपाती R। तो आप कैसे लिखेंगे इसको भाषा में, तो इसको भाषा में आप ऐसे लिखेंगे कि यदि I तथा T नियत हो तो उत्पन्न ऊष्मा का मान प्रतिरोध के समानुपाती होता है। मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा तो ऊष्मा का मान भी बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा तो ऊष्मा का मान भी घटेगा। ये दूसरा नियम है, ये जूल महोदय ने दिया था। तीसरा नियम क्या होता है बेटा, तीसरा नियम होता है कि जहाँ I को भी 0 मान लिया जाए, R को भी 0 मान लिया जाए, मतलब 0 नहीं, मतलब कांस्टेंट मान लिया जाए। कांस्टेंट मतलब नियत। I को भी कांस्टेंट मान लो, R को भी कांस्टेंट मान लो। इस केस में हमारे पास क्या बचता है, ओनली T बचता है। तो T भी क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे यदि I तथा R दोनों नियत हो
दोनों नियत हो तो क्या होगा, H समानुपाती T। तो उत्पन्न ऊष्मा जो है, तो कैसे लिखेंगे आप इसको भाषा में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि यदि I तथा R दोनों नियत हो तो उत्पन्न ऊष्मा का मान समय के मान का समानुपाती होता है। ठीक है ना। तो यही 3 नियम है। आप इसको ऐसे भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, और भाषा में भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी ऊपर लिख चुका हूँ, यहाँ पे बस मेरे को समझाना था कि आखिर ये हो क्यों रहा है। ठीक है ना बेटा। मतलब कहने का मतलब है कि जब 2 कांस्टेंट है, एक भी कांस्टेंट होगा ना, तब बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। यही जूल महोदय का नियम था। अब देखो मैं थोड़ा सा है बता देता हूँ। देखो बेटे, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि R और T जब हो जाएंगे कांस्टेंट, इस समानुपाती क्या हो जाएगा I²। I और T क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब बेटा नियत। कांस्टेंट कहीं भी अगर मैं लिखूँ उसका मतलब है नियत। नियत मतलब वह राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। थर्ड में क्या है, आई आर दोनों कांस्टेंट हो जाता है। उस केस में H समानुपाती T हो जाता है। मतलब उत्पन्न ऊर्जा जो है, विद्युतीय ऊर्जा, उत्पन्न तापीय ऊर्जा जो है समय के समानुपाती होता है। अब देखो बेटे, हमारे सामने आज के चैप्टर का अंतिम पॉइंट है विद्युतीय शक्ति। विद्युतीय शक्ति होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। परिभाषा में क्या लिखा गया है कि इकाई समय में विद्युत ऊर्जा द्वारा किए गए कार्य की दर को विद्युतीय शक्ति कहते हैं। इजी है। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। P मतलब क्या होता है बेटा, P मतलब होता है पावर, और इसी पावर का जो P है इसे सूचित करते हैं। P बराबर क्या होता है, W/T। W का मतलब क्या है, कार्य। T का मतलब क्या है, समय। ठीक है ना। इसका SI मात्रक, कौन सा मात्रक, इसका SI मात्रक वाट होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल बटा में 1 सेकेंड। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। 1 वाट बराबर 1 जूल बटा में 1 सेकेंड। ठीक है ना। अब आगे कुछ नोट है बेटे। यहाँ 1 जूल बटा में 1 सेकेंड कैसे होगा, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मान सेकेंड होता है। तो एक कार्य की जगह पे लिखा हुआ है 1 जूल, और समय की जगह पे लिखा हुआ है 1 सेकेंड। ठीक है ना। ACC मतलब सेकेंड। अब नोट है, नोट को पढ़ लो। क्या लिखा है बेटा, वाट शक्ति का छोटा मात्रक होता है। मतलब छोटे छोटे चीज़ों के लिए वाट का प्रयोग किया जाता है। छोटे जैसे स्टेबलाइजर, मतलब छोटा जब छोटा वाला स्टेबलाइजर है या छोटा वाला कोई उपकरण है, तो उसकी शक्ति को मापने के लिए, जिसकी शक्ति बहुत कम है ना, उसको किस में मापते हैं, वाट में मापते हैं। फिर क्या है दूसरा नोट, क्या है बेटा, ये तो पहला नोट है। दूसरा नोट क्या है, बड़े बड़े उपकरणों या मशीनों की शक्ति को HP में मापा जाता है। HP मतलब होता है बेटा हॉर्स पावर। हॉर्स मतलब अश्व, अब पावर मतलब शक्ति। हिंदी में किससे मापते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं HP, और इसका HP का पूरा नाम होता है हॉर्स पावर, और हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति में मापा जाता है बड़े बड़े उपकरणों का। जैसे आपने सुना होगा कि ट्रैक्टर जो है 3 हॉर्स का है, 4 हॉर्स पावर का है, 5 हॉर्स पावर का है, ऐसा आपने सुना होगा। बड़ा बड़ा इंजन है, 10 हॉर्स का है, 20 हॉर्स का, ऐसे इंजन होते हैं। उसके जो वैल्यू को हम लोग कैसे मापते हैं, HP में मापते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा समीकरण है, आपको एग्जाम में पूछ देता है। ये जो है ना आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। ये आपसे परीक्षा में पूछ देता है कि 1 HP, क्या पूछता है, 1 HP बराबर कितना वाट होता है। तो आप क्या मारेंगे, 746 वाट। एक्चुअल में 745.5 होता है, लेकिन इसको 746 ही लिखा जाता है। तो परीक्षा में 745.5 आने पर भी आप इसका आंसर मानेंगे। तो आपसे कोई पूछे कि 1 HP मतलब 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है, तो क्या बताएंगे, 746 वाट। इसको एकदम याद कर लेना है। फिर देखो बेटे, तीसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट VVI, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये भी है आपका, किलोवाट घंटा। ये आपसे पूछता है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो आप क्या बताएंगे, किलोवाट घंटा विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक होता है।
ठीक है ना बेटे, आप हमेशा इसको याद रखना है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, तो किलोवाट घंटा जो होता है विद्युतीय ऊर्जा का मात्रक होता है। या बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा। इसे KWH के द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद ये भी VVIP है, VVI है आपका, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पूछेगा, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, 3.6 गुना 10 के पावर 6, 3.6 गुना 10 के पावर 6, 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6, ये जो पावर 6 है ना, जे मतलब क्या होता है, जूल, जे का मतलब क्या है, जूल। अब ये कैसे आया, तो देखो 1 किलो वाट, 1 किलो मतलब 1000 हो गया। आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। उसी प्रकार 1 किलो मतलब हो गया कि 1000 वाट। अब वाट आवर, 1 किलो मतलब देखो 1 किलो वाट मतलब क्या हो गया कि मतलब 1000 वाट। जैसे 1000 ग्राम मिल के 1 किलो बनता है, उसी प्रकार 1 किलो वाट जो है 1000 वाट बन के बनेगा। घंटा, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है बेटा, तो 60 गुने 60, 1 घंटा में 60 सेकंड होता है ना, 60 मिनट होता है, तो 60 गुने 60 यानी 3600 सेकंड। और इसको तोड़ेंगे तो कैसे ये वाला कैसे आएगा, सोचो तो कैसे आएगा। तो देखो जीरो कितना है, जीरो पहले जोड़ लो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है ना। लेकिन अगर यहाँ पे 0.1 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पे एक जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो दशमलव का अंक मतलब हो गया यहाँ के बटा में 10 मतलब 1 कट गया, यानी ये क्या हो जाएगा 5। तो लिखा 5 ही है, लेकिन यहाँ पे दशमलव करके एक जो है वहाँ पे पावर में 1 बढ़ा दिया गया है, यानी क्या हो गया 6। अगर आपसे परीक्षा में पूछता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर, और मात्रक में लिखेगा वाट सेकेंड, तो आपको ये भी सही मानना पड़ेगा। तो आपको क्या रखना है कि किलोवाट घंटा जो है ये ऊर्जा का मात्रक है, और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ये बेटा एकदम याद रखना, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ बताइए हमको, आपने कभी सोचा है कि हम जो घर में बिजली लेते हैं उसमें क्या होता है, उसमें हम किस चीज़ के पैसे देते हैं बिजली बोर्ड को, सोचा? उसी का मैंने यहाँ थोड़ा सा आपके बुक में भी लिखा है, इसलिए मैंने थोड़ा विस्तार किया है। क्या लिखा है बेटा, ऐसा सोचा जाता है कि विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन का खर्च होता है, और यह धारणा बिल्कुल ऐसा सब लोग सोचते हैं कि विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन खर्च होता है और उसी के पैसे हम लोग विद्युत बोर्ड को देते हैं। इसलिए मैंने लिखा है कि यह धारणा बिल्कुल ही गलत है। क्या होता है भाई, आखिर ये गलत है तो होता क्या खर्च होता है, तो इसमें क्या लिखा है, हम किसी विद्युत बोर्ड अथवा कंपनी को विद्युतीय उपकरणों जैसे कि विद्युत बल्ब, टेलीविज़न आदि से इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने वाली विद्युतीय ऊर्जा के लिए भुगतान करते हैं। क्या करते हैं, किसके लिए, जो हमें ऊर्जा देता है, भुगतान करते हैं। मतलब हम जो है बिजली बोर्ड को कोई पैसे देते हैं ना, तो इसलिए नहीं देते क्योंकि इलेक्ट्रॉन का खपत होता है, वो इसलिए देते हैं क्योंकि हम विद्युतीय ऊर्जा का वो हमें शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। ऊर्जा देने से में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक दिशा दूसरी दिशा की तरफ प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का ए से बी की तरफ प्रवाह होता है, और इलेक्ट्रॉन बहेगा तभी धारा बहेगा, और जब धारा बहेगा तो हमें कार्य करने की शक्ति आएगी। समझ में आया ना। तो हम इलेक्ट्रॉन को खर्च करने के लिए किसी भी बिजली के बोर्ड को या कंपनी को पैसा नहीं देते, हम उसे विद्युत ऊर्जा, क्या लिखा है कि विद्युत बोर्ड अथवा कंपनी को विद्युतीय उपकरणों जैसे कि विद्युत बल्ब, टीवी आदि से इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ गति देने के लिए विद्युतीय ऊर्जा के लिए भुगतान करते हैं, गति प्रदान करने वाली विद्युत ऊर्जा के लिए भुगतान करते हैं। ठीक है ना बेटे, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आगे भी थोड़ा सा इसका मैथमेटिक्स रूप है वो भी मैं आपको बता के क्लियर करता हूँ। ठीक है बेटे, तो शक्ति के बारे में हमने अच्छे से जाना। अब इसके व्यंजक के बारे में जानेंगे कि शक्ति को आखिर डिफाइन कैसे करते हैं। मैंने पहले ही बताया कि शक्ति को P से सूचित किया जाता है और P बराबर होता है W/T। बताया अभी थोड़ी पहले, W का मतलब होता है कार्य
और टी का मतलब होता है समय। ए इसका मेन फार्मूला है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। फिर हमने पढ़ा है कि v बराबर क्या होता है, w बराबर क्या होता है वी क्यू, मतलब w का जो वैल्यू है, w मतलब कार्य का जो वैल्यू है, v विभवांतर और q का गुणनफल होता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि w की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा, v और q, ठीक है। तो हमने लिख दिया v और q, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम जानते हैं कि I बराबर होता है q बाई टी, मतलब q बाई टी का मान क्या हो जाएगा I। तो इसलिए हमने ये जो इलाका है इसको I मान लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P बराबर वी आई, इसको समीकरण 2 मान लिए। यहाँ तो कोई डाउट है नहीं, ठीक है बेटा। उसके बाद हम जानते हैं कि V बराबर होता है आई आर, बहुत पहले से जानते हैं कि V बराबर इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो V की जगह पे हम क्या रखेंगे, आई आर रख दिए, और ये I पहले से है, आई में गुना हो जाता है, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो I बराबर होता है, I बराबर क्या होता है बेटा, V बटा में आर। ये तो आपको पता है ना, V बराबर जब आई आर हो जाएगा तो I बराबर क्या होगा, V बटा में आर होगा ना, होगा कि नहीं होगा। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो चूँकि V बराबर आई आर, आई बराबर होता है V बटा में आर, इसलिए I के जगह पे हम क्या रखेंगे, I की जगह पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे I की जगह पे हम ये चीज़ को रखेंगे V बटा में आर को। तो V यहाँ पे क्या है, आई स्क्वायर है, इसलिए V की स्क्वायर बटा में आर की स्क्वायर, और यहाँ पे एक आर पहले से है, इसलिए ये वाला आर और इसका एक आर कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, P बराबर V का पूरा स्क्वायर और एक आर, ये हमारा समीकरण 4 मान लेंगे। और नीचे क्या लिखा है कि समीकरण 1 2 3 4 शक्ति के व्यंजक है। ये सारे के सारे समीकरण का प्रयोग क्या किस में किया जाता है, न्यूमेरिकल्स बनाने में, ठीक है ना बेटे। इसमें आज का टॉपिक आपका समाप्त होता है। इसमें हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, अभी आगे क्वेश्चन के रूप में पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा चलेगा। क्या है, पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि विद्युत बल्ब में टंगस्टन क्यों यूज किया जाता है। दूसरा सवाल क्या आएगा, घरेलू परिपथ में समांतर क्रम में क्यों यूज किया जाता है। बहुत सारे सवाल हैं, विद्युत स्थिति के बारे में, विद्युत आयरन के बारे में, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इस पे आधारित मैथ्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा आपका। उससे नहीं कम समांतर क्रम में, जैसे मान लो आपके सामने कुछ इस तरह का प्रतिरोध मैं बना के दे दूंगा, इस तरह का प्रतिरोध बना के दे दूंगा, आप बोलूँगा कि इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालो, ये आपको निकालना है। तो ये सारे सवाल जो हैं आपको पूछे जा सकते हैं बेटे, तो घबराने की बात नहीं है, हमारे साथ बने रहिए। मुझे उम्मीद है, और मेरी राइटिंग समझ में ना आए इसलिए मैं हर एक चीज़ को 2 बार 3 बार पढ़ के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट मारिए। कोई भी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आता ना बेटे, उसको आप कमेंट में डालिए, मैं उसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूँगा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।